हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो हमने पिछले वीडियो में जनरल फिजियोलॉजी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे देखा था, कैसे लिखना है, और उसे मतलब जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और पीवाईक्यू थे उसे हमने लिखने के लिए सीखा था। ठीक है, अब हम जैसा कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो में ब्लड फिजियोलॉजी के टॉपिक पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। दिस इज आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन सी। ओके, लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम इसमें से ही डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो है कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन मेंटेन बीसीओपी। जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि चार आती है, चारों एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, उनमें से जो मेन लीजिए एल्ब्यूमिन होती है हमारी, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारा कितना होता है? 25 to 30। और ये जो 25 to 30 होता है, ये दो कारण से होता है। पहला कि हमारे ब्लड में क्रिस्टलाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरिया, सोडियम और ग्लूकोज। और दूसरा एल्ब्यूमिन। हालांकि जो इसके कारण तो क्रिस्टलाइड कारण वो बहुत ही कम होता है, और जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है बीसीओपी मेंटेन करने में। तो क्यों? तो यहाँ पे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज एंड शेप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब सेम क्यों, बिकॉज एल्ब्यूमिन है स्मॉल साइज एंड कंसंट्रेशन हाइयर, इसीलिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट बीसीओपी। ये हमारा पहला फंक्शन हो गया प्लाज्मा प्रोटीन का। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन है मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एट लो लेवल। जो हमारी एल्ब्यूमिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, वो ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करती है। ठीक है, तीसरा फंक्शन ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है। ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, वो वेरियस सब्सटेंस के साथ लूजली बाइंड करके उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि ये हार्मोन के साथ बाइंड करती है, ड्रग के साथ बाइंड करती है, और मेटल के साथ, जैसे ट्रांसफेरिन। जो ट्रांसफेरिन होती है वो Fe+3 के साथ बाइंड करके इसका ट्रांसपोर्ट करती है। और स्टेरिलोप्लाज्मिन जैसे हो गया, ये कॉपर+2 के साथ बाइंड होकर इसका ट्रांसपोर्ट करती है। आपने एक डिजीज पढ़ा, इसका नाम विल्सन डिजीज, वो इसी की डेफिशिएंसी कारण होता है हमारे स्टेरिलोप्लाज्मिन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन का जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं कॉपर+2 को। ठीक है, अब अगला फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन रिजर्वायर। एक्चुअली जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो इसका टेम्परेरी स्टोर भी करती है, जो हमारे हार्मोन, ड्रग एंड मेटल्स है, टेम्परेरी स्टोर करती है और इसका ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये स्टोरेज फंक्शन भी कर सकती है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अगला फंक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये तो पता ही होगा, इस पर आप डिटेल में लिख सकते हो कि जो हमारी गामा ग्लोबुलिन होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और छठा फंक्शन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें भी आप डिटेल में लिख सकते हो, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है, ये जो कि एक इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, और अगला फंक्शन एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। हाँ, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एम्फोटेरिक नेचर की होती है, इसलिए एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करती है। और आठवां फंक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो रॉलेक्स फॉर्मेशन से रोकती है आरबीसी के, तो इस तरह से ये इसमें भी हेल्प करती है। ठीक है, तो आप इन तीनों फंक्शन को इलेबोरेट करके लिख सकते हो कि आपको पता ही होगा कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड एसिड बेस बैलेंस। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा परनीसियस एनीमिया या एडिशन एनीमिया, जो कि विटामिन बी12 की कमी से होता है। ठीक है, तो परनीसियस होता है, इसका मीनिंग होता है हेजार्ड, सॉरी, डिस्ट्रक्टिव या इंजरियस। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो परनीसियस एनीमिया में आप आगे देखोगे कि जो चेंजेस होते हैं उसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम डिस्ट्रक्टिव एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, अ, और इसका काउज तो बताएंगे कि ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन। एक्चुअली ये विटामिन बी12 की कमी से होता है। विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हमारे स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। तो यदि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए तो विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि विटामिन बी12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होगा। ठीक है, ये हमारे काउज हो गए। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर लिखेंगे कि जो एनीमिया होता है, परनीसियस एनीमिया, एडिशंस एनीमिया, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो पहला फीचर्स हम देखेंगे, बोन मैरो में क्या क्या चेंज होता है। तो पहला फीचर है कि बोन मैरो जो होता है इसका हाइपर प्लास्टिक हो जाता है। हाइपर प्लास्टिक मतलब हाइपर एक्टिव। इसके लिए एक टर्म है जिसे कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया। ठीक है, तो मेगेलोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया यानी बोन मैरो बिकम हाइपर एक्टिव। इससे क्या होगा कि जो रेट है आरबीसी फॉर्मेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल में होता है जो प्रोइथ्रोब्लास्ट एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होते हैं वो 30% पाए जाते हैं। लेकिन जब जो बोन मैरो हाइपर प्लास्टिक हो जाती है तो प्रोइथ्रोब्लास्ट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट 70% बन जाती है, और जबकि इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट वो 30% हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाता है। मतलब जो इनिशियल स्टेज है उसमें
क्या होता है, प्रोथ्रोब्लास्ट और अर्ली अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इससे क्या होगा कि इससे आरबीसी का जो है डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस ये कारण है कि आरबीसी का जो अमाउंट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला हमने देखा बोन मैरो में चेंज क्या होता है, इसके फीचर्स में। दूसरा आरबीसी में क्या चेंज होता है, आरबीसी का जो साइज है वो बढ़ जाता है, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। तो इसमें जो एनीमिया आता है वो टाइप होता है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से, ठीक है, क्योंकि इसमें एमसीएचसी जो है मीन कॉर्पोस्कल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन वो नॉर्मल होता है, इसीलिए नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं, ठीक है। एमसीबी बढ़ गया यानी मीन कॉर्पोस्कल वॉल्यूम बढ़ गया यानी मैक्रोसाइटिक, ठीक है। एमसीएच भी बढ़ जाता है, और आरबीसी काउंट तो डिक्रीज होगा ही बिकॉज एनीमिया है, ठीक है। और यदि आरबीसी काउंट डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन भी कंसंट्रेशन भी कम होगा हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अगला चेंज आता है हमारे जीआईटी में। जीआईटी में क्या चेंज आएगा, जीआईटी में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है तो पहले से ही पता है, इसी कारण तो ये एनीमिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे गैस्ट्रिक जो जो हमारे ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, जो कि एक्चुअली सीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, वो एचसीएल भी सीट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होते हैं, जो कि जिसमें प्रेजेंट होते हैं ऑक्जेंटिक सेल, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एचसीएल का सिक्रेशन वो भी कम जाता है, ये जीआईटी में चेंज आता है। फिर अब बोन मैरो और आरबीसी जीआईटी, अब इसमें क्या चेंज आता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होगा कि एडवांस केस में इसमें क्या होता है कि इसका एक कहते हैं स्पेशल फीचर परनीसियस एनीमिया का, कि इसमें न्यूरोपैथी होने लगता है, डीमाइलिनेशन ऑफ व्हाइट फाइबर हो जाता है, जिससे कारण न्यूरोपैथी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगला, हम यदि इसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या पता चलेगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व ऑफ कोर्स डिक्रीज। और चूंकि विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, तो ये फीसेस में क्या होगा, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यूरिन में कम जाएगा, ठीक है। ये हमारे आएंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो आप इसमें इतना लिख सकते हो, शॉर्ट नोट में आता है परनीसियस एनीमिया की है, तो आप इसमें काउज कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख सकते हो। लेकिन यदि आप और इसको लंबा करना चाहते हो तो आप इसको और लिख सकते हो, वो ये है, यदि हम विटामिन बी ट्वेल्व से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या क्या चेंज आएंगे, ठीक है। पहला तो हमारी जो सर्कुलेटिंग रेटिकुलोसाइट है वो 30 to 40% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, नॉर्मोब्लास्टिक ऑफ बोन मैरो, नॉर्मोप्लास्टिक ऑफ बोन मैरो, जैसा कि हाइपर प्लास्टिक हो जाता है, तो विटामिन बी ट्वेल्व देने से नॉर्मोप्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट फर्दर सीएनएस लेसन बट कैन नॉट रिवर्स, जैसा कि डिस्ट्रक्टिव एनीमिया है तो जो सीएनएस का लेसन्स हो रहे थे, डिमाइलिनेशन हो, तो वो प्रिवेंट हो जाए, लेकिन जो हो चुका है उसे रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगला अगला क्या होगा कि चेंज इन स्टमक रिमेन इफेक्टेड, ठीक है। जो स्टमक में डिस्ट्रक्शन हो रहे थे म्यूकोजा सेल का, अ, उसका ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। अगला, हम यदि आप क्वेश्चन है फोलिक एसिड पर, फोलिक एसिड जो कि मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक एसिड कमी से होता है, उसमें जितने भी फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं एक्सेप्ट न्यूरोपैथी के, ठीक है। तो आप इस पर भी लिख सकते हो सेम बेसिस पे, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं क्वेश्चन, वो है हमारा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, कि हमारे प्लेटलेट्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। इस पर शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शन हो तो हम जानते हैं कि ये कोएगुलेशन हेल्प करता है, लेकिन यदि आप इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लेट्स से, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स में पहला तो हम जानते हैं हीमोस्टेसिस, यानी स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। अब प्लेटलेट उसमें हेल्प क्या करता है, पहला, जैसे ही मान लीजिए इंजरी हुआ हमारे ब्लड वेसल्स में, तो जो कोलाजिन होती है, वो जो ब्लड में कोलाजिन होती है वो जैसे ही एक्सपोज्ड होंगे, तो वो इससे क्या होगा, जो प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट का एडिशन होगा, ठीक है। प्लेटलेट एडिशन से क्या होगा, एक जो प्लेटलेट है उसका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट, प्लेटलेट एक्टिवेशन का मतलब होता है कि प्लेटलेट अपना शेप चेंज करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा ब्लड वेसल था, इंजरी हुई, प्लेटलेट का एडिशन होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट का मतलब शेप चेंज करेगा और डी ग्रेन्यूलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, एग्रीगेशन में बहुत सारे प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट स्टिक टू ईच अदर, ठीक है। और प्लेटलेट के एग्रीगेशन से क्या होगा, ये आप थोड़ा एडवांस में आ गया है कि अब क्या हो कि फॉस्फोलाइपेज सी और फॉस्फोलाइपेज ए टू एक्टिवेट होगा। अब कोई लिखना एक्चुअली आप इसको समझ सकते हो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम थ्रोम्बोक्सिन ए टू के बारे में जिस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है वो भी समझ जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तो उससे क्या होता है, तो फॉस्फोलाइपेज सी एंड ए टू एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट करता है हमारा थ्रोम्बोक्सिन ए टू और प्रोस्टासाइक्लिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज सी एंड ए टू, थ्रोम्बोक्सिन ए टू और प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि दो कंपाउंड है, इसको एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू
जो कि एक प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट, यानी ये प्लेटलेट एग्रीगेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट देता है और ये टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लेग बनाने में हेल्प करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा तो प्रोस्टासाइक्लिन का फॉर्मेशन होता है। प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है, किसको, थ्रोम्बोक्सिन ए2 को। ये इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन ए2 करता है, ताकि क्यों करता है, ताकि जो हमारा प्लेटलेट प्लग है वो लोकेलाइज्ड रहे, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, ये था हमारा, ठीक है। अब इसमें ये पहला फंक्शन हो गया हीमोस्टेसिस। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं। दूसरा फंक्शन है ब्लड कोगुलेशन। जो हमारा प्लेटलेट है वो हीमोस्टेसिस हेल्प करता है, और ये ब्लड कोगुलेशन यानी ये जो फाइब्रिन आती है, जब टेम्परेरी, ये तो टेम्परेरी था, जब परमानेंट बनती है तो फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, जो कन्वर्ट करता है टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग टू डिफिनिट प्लग, ठीक है। तो ब्लड कोगुलेशन, हीमोस्टेसिस। और तीसरा फंक्शन क्लॉट रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब जैसे ही प्लेटलेट का एक्चुअली क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो धीरे धीरे क्लॉट रिट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका 40% ऑफ वॉल्यूम कम जाता है, जिसकी और वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉट रिट्रैक्शन का काम भी प्लेटलेट ही करवाता है। कैसे, प्लेटलेट का स्यूडोपोडिया जो होता है वो थ्रोम्बोस्टेनिन रिलीज करता है, थ्रोम्बोस्टेनिन, जो कि क्लॉट का रिट्रैक्शन करवाती है, ठीक है। अगला फंक्शन है, ये छोटी मोटी फंक्शन है कि फैगोसाइटिक फंक्शन। प्लेटलेट होते हैं ये कुछ फैगोसाइटिक फंक्शन भी करते हैं, किसका, एक्चुअली सी पार्टिकल, वायरस एंड इम्यूनो कॉम्प्लेक्स का फैगोसाइटिक करवाती है, ठीक है। अगला स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि प्लेटलेट जो है वो 5-HT और हिस्टामिन, जो कि दोनों का ही स्टोरेज करवाती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है, ठीक है। तो 5 फंक्शन आप इसमें लिख सकते हो प्लेटलेट के फंक्शन में। इट इनफ फॉर शॉर्ट नोट, ओके। अगला क्वेश्चन, थ्रोम्बोक्सिन ए2, ये भी PYQ में आ चुका है, AKU यानी बिहार में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि ये होता क्या है। तो लेट्स सी, थ्रोम्बोक्सिन ए2 इज ए सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यूरिंग क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ओके। अभी जस्ट हमने देखा, दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग, ओके। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, जो कि एक्टिवेट फॉस्फोलिपिड सी को एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलिपिड सी एक्टिवेट करता है हमारा फॉस्फोलिपिड ए2 को। और जो आप इसको स्किप कर सकते हो, जो कि रिलीज करवाता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोक्सिन ए2 में, ठीक है। तो इस प्रकार थ्रोम्बोक्सिन ए2 का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, इसको आप स्किप कर देना यदि याद नहीं होता है तो। प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ, फॉस्फोलिपिड सी और ए2 का फॉर्मेशन हुआ, जो कि थ्रोम्बोक्सिन ए2 को बनाया, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन ए2 के साथ साथ प्रोस्टासाइक्लिन का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि इसे इनहिबिट करने का काम करती है, ठीक है। तो हम क्योंकि इसमें बात हो रही है थ्रोम्बोक्सिन ए2 की, तो उसके कुछ फंक्शन देख रहे थे। पहला, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट डालता है, यानी प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाता है, ठीक है। और ये दूसरा टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग भी बनाता है, ऊपर मेन फंक्शन इसका यही है, टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग। तीसरा जो मेन फंक्शन है वो है कि ये प्लेटलेट से ये रिलीज करवाता है प्लेटलेट कंटेंट, जो कि प्लेटलेट कंटेंट है नॉन एपिनेफ्रिन 5-HT, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्चर है, उसका रिलीज करवाता है। इससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कारण हीमोस्टैटिक में हेल्प मिलती है। तो आप इसमें लिख सकते हो, थ्रोम्बोक्सिन ए2 के में शॉर्ट नोट आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन ए2 है क्या, फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। दिस इज शॉर्ट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है हमारा हैजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट इज समथिंग कॉमन क्वेश्चन कि यदि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या एक्चुअली इंजरी हो सकते हैं, हैजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यदि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो पहला, ये आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि हीमोलाइसिस हो सकता है। आप यदि मिसमैच्ड हो गया तो जो जितनी भी आपने आरबीसी रिसीव किए हैं वो जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो हमारी एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट, ठीक है। अगला, कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जॉन्डिस भी हो सकता है। कैसे, यदि आरबीसी जो हीमोलाइज्ड हुए वो उससे क्या होगा, बिलोबिन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही ये तो आपने पढ़ाई होगा कि हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से बिलोबिन बनता है, ठीक है। इससे जॉन्डिस हो सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमो ग्लोबिन्यूरिया, इसमें क्या होता है कि हमारे कैपिलरी ब्लॉक हो जाते हैं, वायलेंट पेन इन चेस्ट एंड बैक एंड ओलिगोयूरिया एंड रिनल फेलियर भी हो सकता है। यदि आप इसे समझ नहीं पा रहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट क्या हो सकता है कि मैकेनिकल ओवरलोडिंग ऑफ सर्कुलेशन। और अगला, यदि आरबीसी स्टोरर हो तो उससे क्या होगा कि हमारा के प्लस जो होगा वो आरबीसी से निकल के ईसीएफ में रिलीज होगा, जिससे कि के प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हाइपरकेलेमिया और डेथ भी हो सकती है। और और क्या हो सकता है कि पायलोनिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, यदि आप यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन या गलत तरीके से हो जाए तो पायलोनिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत सारे जो डिजीज हैं वो भी होते हैं, जैसे मलेरिया, एड्स एंड सिफिलिस। आप इट कैन राइट, आप इसे लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। आपने एक्चुअली बहुत सारे
पढ़ा होगा ऑर्गन्स में मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है, वो एक्चुअली पार्ट है टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम का। ओके, तो ये है क्या, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, टिश्यू मैक्रोफेज, टिश्यू मैक्रोफेज, these are a special group of phagocytic cell found in different part of body having common characteristic feature to ingest foreign कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ टिश्यू मैक्रोफेज का, कि ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ फैगोसाइटिक सेल है जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, जिसका कॉमन फंक्शन क्या है कि फॉरेजिन पार्टिकल को इंजेस्ट करना, फैगोसाइटिस करना। ठीक है, दिच मैक्रोफेज स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉडी टिश्यू दस टुगेदर कंस्टिट्यूएंट टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। तो जितने भी मैक्रोफेज हैं, टिश्यू मैक्रोफेज, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम बनाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल ये आपसे आप इससे फैमिलियर होंगे कि हमारे लिवर्स में कूपर सेल पाए जाते हैं, लंग्स में पैम सेल पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू में माइक्रोग्लिया, बोन मैरो में लिटोरल सेल, लिम्फेटिक में लिम्फ नोड एंड बोन में ओस्टोक्लास्ट सेल पाए जाते हैं। ये सारे जो है टिश्यू मैक्रोफेज है। ठीक है, अब इसका फंक्शन, ये फंक्शन आपको पता होगा बट फिर भी इसके बहुत थोड़ी बहुत फंक्शन है। पहला फंक्शन की दे इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय आरबीसी, यस ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, एंड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। ओके, दूसरा ये इंजेस्ट बैक्टीरिया करते हैं, कंसर्न विथ बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ दिज कंडीशन। ठीक है, अगला इंजेस्ट एंड प्रोसेस एंटीजन विथ दैम स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ओके, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम फंक्शन एज फिजियोलॉजिकल यूनिट। ठीक है, जो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है वो फंक्शन करते थे फिजियोलॉजिकल यूनिट। आपको मेन फंक्शन पता है क्या क्या करता है, बट और ये सभी डिफरेंट फंक्शन है कि ये आरबीसी डिस्ट्रॉय करते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जब का डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ओके, और ये बैक्टीरिया को इंजेस्ट करती है। दूसरा ये प्रोसेसिंग का काम करती है ताकि जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो सके और इसका जो मेमोरी है वो बन सके। ठीक है, वो आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पढ़ोगे। ये हो गया हमारा टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपसे, पहला इम्यूनिटीज के टाइप्स पूछे जाते हैं और किसी एक इम्यूनिटी या तो आप ह्यूमरल या और जो अदर टाइप होता है सेल्यूलर, उसका डिटेल पूछा जाता है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, हम दोनों का डिस्कस कर लेंगे। तो इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंट पावर ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरिजिन टॉक्सिन एंड बैक्टीरिया। सिंपल डेफिनेशन नो एवरीबडी। ओके, टाइप्स क्या होते हैं, इम्यूनो सिस्टम नेचुरली इनेट, दूसरा एक्वायर्ड या स्पेसिफिक। ठीक है, नेचुरल एक्चुअली तीन प्रकार के बोल सकते हैं, ह्यूमरल, सेल मेडिएटेड और मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बहुत सारे, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो हमारे बहुत सारे सिक्रेट होते हैं बॉडी, हमारे सेलाइवा और बहुत सारे, इसमें आप लिख सकते हो मैकेनिकल बैरियर अपने से। ठीक है, अब एक्वायर्ड में भी वही ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड। ह्यूमरल आखिर है क्या, ह्यूमरल का मीनिंग एक्चुअली इसमें कोई फ्लूइड होते हैं जो कि सॉल्युबल फैक्टर होते हैं जो कि काम करते हैं, और सेल मेडिएटेड में कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, और नेचुरल इनेट में दोनों में ह्यूमरल सेल मेडिएटेड होते हैं। ठीक है, नेचुरल की बात करें तो इसके ह्यूमरल में क्या होता है। ठीक है, सॉल्युबल फैक्टर इन सीरम एंड बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, इस सब पर शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरफेरॉन, नेचुरल किलर सेल, ये सारे ह्यूमरल सिस्टम है इन द नेचुरल इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरफेरॉन, नेचुरल किलर सेल। सेल मेडिएटेड में क्या होते हैं, कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, ये सारे हो गए हमारे नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी में। ठीक है, एक्वायर्ड में क्या क्या आता है, एक्वायर्ड में आते हैं हमारे ह्यूमरल में बी लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी, और सेल मेडिएटेड में टी लिम्फोसाइट। ओके, मैकेनिकल बैरियर, लेट्स सी, ये ऊपर वाला, स्किन एपिथेलियल लाइनिंग, फर्स्ट लाइनिंग डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, स्वेट वैक्स लाइसोसोम, दीज आर ओके यस मैकेनिकल बैरियर, स्किन एपिथेलियम, दीज आर मैकेनिकल बैरियर। फिर आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, आप जानते होंगे। ठीक है, नेचुरल और एक्वायर्ड में डिफरेंस लिख सकते हो। पहला डिफरेंस कि नेचुरल में ये अवेलेबल सिंस बर्थ, और एक्वायर्ड में एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ आफ्टर एक्सपोजर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा डिफरेंस है कि जो नेचुरल होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर के लिए, जबकि एक्वायर्ड स्पेसिफिक होते हैं। नेचुरल में रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, नेचुरल इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि एक्वायर्ड जो होते हैं मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये टाइम लेते हैं रिस्पॉन्स करने में। और जो हमारा आप चौथा लिख सकते हो कि जो हमारा नेचुरल है उसमें कौन कौन से आते हैं, ये हमारे इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, नेचुरल किलर सेल और ये सब करते हैं, जबकि हमारे एक्वायर्ड में बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं। ओके, ये आप लिख सकते हो। अगला हम फिर इसका हम सेपरेट जो अलग अलग है उसके बारे में बताते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा है हमारा सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, आपसे कोई एक ही पूछा जाएगा या तो मे भी दो, लेकिन मेनली एक ही पूछा जाता है डिटेल के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। इट इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी इन बॉडी फ्लूइड। ह्यूमरल का मीनिंग होता है हमारा बॉडी फ्लूइड, तो हमारे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी के रूप में होता है, उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो मेजर सेल इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट, ये हम एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजर सेल इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट हमारा
पार्टिसिपेट करते हैं या बी लिम्फोसाइट होते हैं। फंक्शन क्या है? मेजर डिफेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया वायरस दैट प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड बिकॉज इट इज ह्यूमरल। तो बॉडी फ्लूइड जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये उसको फेगोसाइट करने का काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट। डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट लिम्फोसाइट प्रिकर्सर फ्रॉम बोन मैरो, सबका जो प्राइमरी होता है वो बोन मैरो में ही होता है। फिर ये इंटर इनटू लिवर एंड स्प्लीन, तो इसीलिए से बी लिम्फोसाइट, ये थाइमस में जाती है, टी लिम्फोसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म बी लिम्फोसाइट, डेवलपमेंट इसका लिवर एंड स्प्लीन में होता है आफ्टर बोन मैरो, ओके। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, अब इसका फंक्शन क्या है? जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है तो ये दो चीज़ों में डिफरेंस होता है, पहला प्लाज्मा सेल, दूसरा मेमोरी बी सेल। जो प्लाज्मा सेल होता है वो हमारा एंटीबॉडी सिक्रेट करता है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करेगा और उसे फेगोसाइटिस द्वारा एलिमिनेट करेगा, ठीक है। दूसरा मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल क्या करता है? ये इसके पास मेमोरी, ये मेमोरी रहता है इसके पास एक्चुअली। जैसे यदि दूसरी बार सेम डिजीज इनकाउंटर करता है, सेम एंटीजन इनकाउंटर करता है, तो बी सेल होता है, मेमोरी बी सेल, ये कन्वर्ट हो जाता है इफेक्टर सेल में और ये बहुत ही सेकेंडरी इफेक्ट डालता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स डालता है इफ सेकेंड टाइम इनकाउंटर सेम एंटीजन करे तो ये मेमोरी बी सेल ये काम करता है और ये जितने भी एंटीजन है सबके मेमोरी रखने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें आप ये भी लिख सकते हो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का डिफरेंस या इसके बारे में। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ सेम एंटीजन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो टू बिगिन होते हैं, ये स्लो होते हैं, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स होती है फास्ट होते हैं जो कि मेमोरी बी सेल द्वारा किया जाता है, पर हमने देखा, ठीक है। इफेक्ट ड्यूरेशन फ्यू वीक टू एंड डिक्लाइन डिपेंडली, जिसका इफेक्ट होता है वो फ्यू वीक्स होता है और ये जल्दी डिक्लाइन करते जाता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो मंथ तक होता है, ठीक है। लो प्लाज्मा एंटीबॉडी, इसमें क्या मेनली जो होता है आईजीएम एंटीबॉडी हो रहता है और अब एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन कम होती है जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा होती है, ओके। नेक्स्ट सेलुलर इम्यूनिटी, इट इन्वॉल्व अटैकिंग सेल मेडिटेड बाय टी लिम्फोसाइट, फंक्शन डिलेड एलर्जिक रिएक्शन, ओके। रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, जितने भी ये एक्चुअली सेलुलर बॉडी के अंदर का पार्ट जितने भी होते हैं वो ये कंट्रोल कर, जैसे जितने भी एलर्जिक रिएक्शन हो या ट्रांसप्लांट होते हैं उसका ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो या डिफेंस अगेंस्ट इंट्रा सेलुलर फंगल वायरस सम बैक्टीरिया और कैंसर सेल, इन सब का जो फेगोसाइटिस है इसका कंट्रोल वो सेलुलर इम्यूनिटी के पास होता है। डेवलपमेंट लिम्फाइड प्रिकर्सर इन बोन मैरो में पहली बार होता है, फिर ये थाइमस में चले जाता है, इसीलिए इसे हम टी लिम्फोसाइट भी करते हैं, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइटिक सिस्टम। अब इसका स्टिमुलेशन फंक्शन क्या है? जैसे ही टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है 4 तरह के सेल में, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल एंड सुप्रेसर टी सेल, ठीक है। सबका फंक्शन अलग अलग जो कि कंट्रोल करता है। हेल्पर टी सेल को हम CD4 सेल भी कहते हैं जो कि हेल्प करने का काम करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे TH CD8 टी सेल भी कहते हैं और मेमोरी टी सेल जो कि ये मेमोरी रखने का काम करता है। सुप्रेसर टी सेल ये सुप्रेस करता है, ठीक है। और आप और इसमें आगे लिख सकते हो जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल और मेमोरी टी सेल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ट्यूमर सेल का लाइसिस के लिए, ठीक है। साइटोटॉक्सिक सेल, मेमोरी सेल, एलर्जिक रिएक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ट्यूमर लाइसिस, जबकि हेल्पर टी सेल एंड सुप्रेसर सेल ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ओके। इट इज अबाउट सेलुलर इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन, वही आईजी एंटीबॉडी के बारे में, इस पर भी शॉर्ट नोट आता है। इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय बी सेल प्लाज्मा सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमने देखा था ह्यूमरल एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स ह्यूमरल वाला, उसमें हमने देखा जो बी सेल प्लाज्मा सेल होता है वो कि वो एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर की बात करें उसको स्ट्रक्चर लिखेंगे डायग्राम, इसे आप और अच्छे से लेवलिंग कर सकते हो। हैवी चेन, लाइट चेन, एफ सी एंड एफ सॉरी ये एफ ए बी हो गया और ये एफ सी एफ ए बी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 2 हैवी चेन होते हैं ये बड़े वाले और 2 लाइट चेन होते हैं जो दोनों जो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, दिस ओके। बोथ हैवी एंड लाइट चेन डिवाइड इनटू कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन, वेरी एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, ठीक है। ये हमारा जो होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है जो कि हर में कांस्टेंट है, जबकि ये वाला रीजन जो होता है वो होता है हमारा वेरिएबल रीजन जो कि वेरी करता है एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, इसे कहते हैं ये कांस्टेंट रीजन होता है और वेरिएबल रीजन होता है। स्ट्रक्चर के बाद हम इसके टाइप्स के बारे में लिखेंगे, जैसे टाइप्स एंड फंक्शन। हम जानते हैं इसके 5 टाइप्स होते हैं, आईजीजी,
IgE, IgM, IgD, IgE, ठीक है, सबका नाम लिखेंगे। फिर कुछ फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, जैसे IgG एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे हमने पढ़ा था सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेनली जो होता है IgG होता है, जबकि प्राइमरी में IgM होता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये फाउंड इन टिश्यू फ्लूइड, IgG टिश्यू फ्लूइड में पाया जाता है, जस्ट मिल्क में पाया जाता है IgG एंटीबॉडी। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंड सर्व एज ऑप्सोनिन एंड प्रोमोट कीमोटैक्सिक मूवमेंट ऑफ WBC। जब आप फैगोसाइटोसिस पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि कीमोटैक्सिस मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑप्सोनिन की तरह काम करता है और प्रोमोट करता है कीमोटैक्सिस मूवमेंट को, IgG। फिर IgA के बारे में कुछ लिख देंगे। IgA जो कि फाउंड इन बॉडी सिक्रेशन, इसे सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी करते हैं, जैसे टीयर, सेलाइवा, म्यूकस और क्लोस्ट्रम। सॉरी, मैंने ऊपर में बोला था मिल्क नहीं पाया जाता, सॉरी, ये मिल्क नहीं पाया जाता है। एक्चुअली इम्ब्रियो टाइम पे ये जो IgG एंटीबॉडी ये क्रॉस कर लेता है प्लेसेंटा को, और बेबी IgG एंटीबॉडी मदर से ही बेबी में आता है, सॉरी। और जो हमारी IgA एंटीबॉडी होती है, ये IgA एंटीबॉडी हमारे सिक्रेटरी एंटीबॉडी जितने भी सिक्रीशंस हैं उसमें पाया जाता है, जबकि IgG एंटीबॉडी टिश्यू फ्लूइड में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे मिल्क में होता है वो IgA एंटीबॉडी होता है, सॉरी, ठीक है। कैंट क्रॉस प्लेसेंटा ऑफ कोर्स प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी, ठीक है, लोकल बिकॉज इट इज फाउंड इन सिक्रीशन, तो लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। IgM एंटीबॉडी मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। प्रीडिमेंटली फाउंड इन ब्लड, ये ब्लड में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है और सबसे पहले फॉर्म होने वाला एंटीबॉडी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी, ठीक है। आप जानते हैं ये पेंटामर होते हैं, एक्चुअली इसके 5 होते हैं, जैसे IgG के 1 होते हैं, IgA के 2 होते हैं, ये पेंटामर होते हैं, ठीक है। IgE फंक्शन ये मेनली एलर्जिक रिएक्शन में रोल करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है। IgD जो होता है ये प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट की, ठीक है, और ये एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है, ओके। तो ये पांचों एंटीबॉडी इसके बारे में कुछ लिख देंगे। तो आप इतना लिख सकते हो, इम्यूनोग्लोबिन एज ए शॉर्ट नोट, ओके। नेक्स्ट मूव, अगला हमारा है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। व्हाट इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग, शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आर सीक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन दैट बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन ऑन सरफेस ऑफ हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूजुअली व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अगला इम्यूनिटी सुपरेशन पेशेंट विद ACTH थेरेपी, जब पेशेंट ACTH का थेरेपी लेता है उसका उसका जो इम्यूनिटी होता है सुप्रेस क्यों होता है, ये रीजन में आपको पूछ सकता है फिजियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। जब ACTH लेते हैं पेशेंट तो उसका एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल क्या है, इम्यूनो सुप्रेशन हार्मोन है, ठीक है। अब फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम फंक्शन टू रिमूव द क्लॉट आफ्टर द vasculature is repeat ruptured actually, as well as to degrade clot that form in blood stream, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग के बाद क्लॉटिंग को रिमूव करने का काम करता है फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, ठीक है। करता कैसे है, ठीक है। एक्चुअली इसमें प्लाज्मिनोजिन होता है हमारे ब्लड में, जिससे प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेट करता है, प्लाज्मिन बनता है, और ये प्लाज्मिन फाइब्रिन को डिग्रेड करता है, जिससे कारण क्लॉट का डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, आफ्टर क्लॉटिंग। ऑन इंक्रीजिंग एज कंसंट्रेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, जो कि एक्टिवेट कर रहा था प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इंक्रीज करता है, और वेयर कंसंट्रेशन प्लाज्मिन एक्टिवेटर इनहिबिटर, सॉरी, एक्टिवेटर एक्चुअली डिक्रीज करता है और इनहिबिटर इंक्रीज करता है। और इंक्रीज मतलब एज बढ़ने के साथ साथ फाइब्रोलाइटिक सिस्टम का वर्क है वो कम होते जाता है, ठीक है। अब हम अगले फंक्शन, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, एनीमिया। आपको इसमें शायद थोड़ा मेरा लिखा हुआ कम समझ में आए, बट आई विल रीड, ओके, पुरानी नोट्स हैं इसलिए, ठीक है। एनीमिया, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एनीमिया डेफिशिएंसी ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है, डेफिनेशन ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन पूछते हैं इस पर। तो एनीमिया है क्या, क्लिनिकल कंडीशन इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी और कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी, ठीक है। कब होगा, कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी यदि लेस देन 4 मिलियन मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर पर, अरे यार, 4 मिलियन पर मिलीमीटर की हो जाए, और हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, ठीक है, ओके। ग्रेडिंग, यदि हीमोग्लोबिन 8 to 12 हो तो माइल्ड कहेंगे,
और 5 to 8 हो तो मॉडरेट और सीवियर, 5 से कम हो तो सीवियर। क्लासिफिकेशन 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। एक फिजियोलॉजी के बेसिस पे और दूसरा मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। फिजियोलॉजी के बेसिस पे विट वाइज क्लासिफिकेशन कहते हैं और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे विंट्रो क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे विट वाइज क्लासिफिकेशन जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी जैसे यदि एनीमिया डाइट में कम, जैसे जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जैसे हमारे आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, जो कि मैच्योरेशन में हेल्प करती है, आरबीसी फॉर्मेशन हेल्प करती है। यदि इसका डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन में कम हो तो उसे हम डाइटरी डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। जैसे एफी डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 एनीमिया जो कि हमने देखा था पर्नीशियस एनीमिया, और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। हीमोरेजिक एनीमिया, यदि एनीमिया ब्लड लॉस के कारण उसे हीमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। एक्यूट ब्लड लॉस, क्रोनिक ब्लड लॉस, मेंस्ट्रुएशन और में अल्सर, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया, ये दोनों आप अच्छे से समझना, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ओके। हीमोलाइटिक एनीमिया वर्सेस एपोप्लास्टिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया नाम से पता चला, हीमोलाइटिक यानी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रहा है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो हेरिडिटरी या तो एक्वायर्ड। हेरिडिटरी यानी जो मतलब हेरिडिटरी हमारे जो रोग हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हेरिडिटरी, ठीक है। जैसे G6PD का डिफिशियंसी, सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये हमारे जीन में चेंजेस के कारण होते हैं। G6PD, सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये हम पढ़ेंगे। सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हेरिडिटरी कारण होता है। एक्वायर्ड में क्या होता है, मलेरिया, ड्रग काउच और स्प्लिनोमेगली, इन सब में भी क्या होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है बिकॉज इसका शेप और साइज चेंज होने के कारण किसी मैकेनिज्म से, इसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। और ए प्लास्टिक एनीमिया, एबनॉर्मल हीमोपोइसिस, मतलब ए प्लास्टिक मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीमोपोइसिस जो हो रहा है, जो हमारे बोन मैरो में आरबीसी बन रहे हैं उसमें कुछ खराबी आ गई, ठीक है। जैसे ऑल ब्लड सेल डिक्रीज ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोपोइसिस, यदि एबनॉर्मल हीमोपोइसिस हो प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है प्लास्टिक एनीमिया, मे बी एक्सरे, गामा रे या साइटोटॉक्सिक एक्सपोजर के कारण। तो ये आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो एनीमिया, ओके। उसके बाद विंट्रो क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है। ये दो चीज़ों पे होता है, पहला बेस्ड ऑन आरबीसी साइज, दूसरा हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक यानी नॉर्मल, माइक्रोसाइटिक यानी छोटा, मैक्रो यानी नॉर्मल शेप से बड़ा। नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक क्यों नहीं होता है इसमें, दिस इज क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बताना, ठीक है। हाइपरक्रोमिक क्यों नहीं होता है इसमें, नॉर्मोक्रोमिक होता है, हाइपोक्रोमिक होता है, ठीक है। फिर इसके हम कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। आप इसमें टेबल बुक में बनाया हो जो कि बहुत है, लेकिन आप कुछ याद रख सकते हो। जैसे नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, यानी शेप नॉर्मल है और हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल है। ये किस में जाता है, एक्यूट हेमोरेज एप्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, क्रोनिक हेमोरेज। माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, आयरन डेफिशिएंसी में, यह बहुत इंपॉर्टेंट एनीमिया है जो कि अक्सर पूछा जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये हम अभी पढ़ेंगे, नीचे यहाँ पे है ना, ठीक है। और नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको जितने याद हो, ठीक है। विंट्रो क्लासिफिकेशन। और इसके साथ यदि आपको एनीमिया पूछा जाएगा, उसमें किसी एक एनीमिया का आपको डिटेल पूछा है, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है हमारे इंडिया में, ओके। इस पर पूछेगा, ठीक है। एनीमिया काउज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया एंड रिस्पॉन्ड टू एडिक्वेट डोजेज ऑफ आयरन कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यदि एनीमिया जो आयरन की कमी से हो, कैसे पता चलेगा, यदि आयरन देने से वो ठीक हो जाए, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन इंडिया, काउच, ऑफ कोर्स आयरन की कमी होगी। क्या क्या हो सकता है, या तो आप आयरन कम ले रहे हो, मिल्क फेड इन्फेंट में आयरन, मिल्क में कहाँ से आयरन आएगा, ठीक है। या तो आयरन का लॉस ज़्यादा हो रहा है, जैसे एक्यूट हीमोरेज हो गया या क्रोनिक हीमोरेज, या डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, जैसे हमारे इन्फेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम आयरन का डिमांड बढ़ जाता है, जिस कारण आयरन की कमी हो जाती है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया आयरन का एक्चुअली एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन यदि कम हो जाए, जिसे मैल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। और आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है डुओडेनम और जेजुनम में, ओके। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है आयरन का, मेल में ऑफकोर्स सबसे कम होगा 5 to 10 मिलीग्राम पर डे, फीमेल में 20 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट में जो कि जब बढ़ चुका है हमारा, ठीक है, डिमांड 5 to 10 मेल, 20 मिलीग्राम फीमेल, 40 इज प्रेग्नेंट। करेक्टिक फीचर क्या होंगे, पहला आरबीसी में चेंज क्या है, आरबीसी में आएगा माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, एमसीबी घटेगा, एमसीएच घटेगा, एमसीएचसी घटेगा बिकॉज इट इज एनीमिया।
और हमने ऊपर में क्या पढ़ा था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, यानी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम है और इसका साइज भी कम है। अगला, बोन मैरो में चेंज क्या आएगा? बोन मैरो में चेंज क्या आएगा? बोन मैरो में नॉर्मोब्लास्टिक और हाइपरप्लेसिया, सेम लाइक पर्निशियस एनीमिया एक्चुअली। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट नॉर्मल होंगे। नेल, हमारा नाखून ड्राई सॉफ्ट स्पूनी शेप्ड, दिस इज क्लिनिकल फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमारा नेल जो होता है स्पूनी शेप्ड, मेरे तो नहीं है, ओके ठीक है। टंग एंग्री रेड हो जाता है एनीमिया में, वाओ आयरन डेफिशिएंसी। फिर अब ये भी इसके साथ पूछ सकता है आयरन डेफिशिएंसी में कि आयरन का एक्चुअली क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो ठीक है इसे हम बाद में करेंगे, ओके। बहुत सिंपल है, Fe+3 Fe+2 रिड्यूस होता है, फिर DMT1 की मदद से ये सेल में जो हमारे म्यूकोसा सेल होते हैं उसमें आते हैं। Fe+2 या तो स्टोर रहता है फेरेटिन के फॉर्म में, या Fe+2 हमारे ब्लड में जाते हैं, वो दिख रहा होगा शायद, ठीक है। एपोट्रांसफेरिन से ट्रांसफेरिन कन्वर्ट होते हैं और ट्रांसफेरिन में यही है जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसफेरिन आयरन का। हाँ, या तो हीम के फॉर्म में आती है, ये भी Fe+2 में कन्वर्ट होती है, Fe+2 ब्लड में जाता है, Fe+3 में कन्वर्ट होता है, Fe+3 एपोट्रांसफेरिन से मिलकर ट्रांसफेरिन बनाता है। दिस इज नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो थ्योरी में भी, ठीक है। दिस इज डायग्राम। मेन बात क्या है, फेरेटोरी डक्टिस Fe+2 में आया, म्यूकोजल सी में ट्रांसफेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। फिर Fe+2 के फॉर्म में ही ब्लड में आता है, फिर यहाँ पे Fe+3 फिर से कन्वर्ट हो जाता है और Fe+3 एपोट्रांसफेरिन के साथ मिलकर ट्रांसफेरिन बनाता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ओके।